हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनरल हिंदी का पेपर है यूपीपीसीएस 2022 के एग्ज़ाम का। ठीक है, यूपीपीसीएस 2022 का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम का सामान्य हिंदी वाला पेपर है। तो इसको आज हम एनालिसिस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं इस जो पेपर है इसका फॉर्मेट क्या है। देखो, इस पेपर में 3 घंटे का समय दिया जाता है, 150 शब्द होते हैं और इसके साथ आगे नीचे लिखा गया है कि सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। ठीक है, और इसके बाद कहा है कि प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो उसके आगे निर्धारित हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे वाला जो सेक्शन है, तीसरे वाला सेक्शन में कहा गया है कि पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता एवं अनुक्रमांक न लिखें। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपको पत्र, देखो इस वाले पेपर में पत्र लिखना होता है। ठीक है, और उस पत्र को लिखते समय आप अपना नाम ना लिखें। ठीक है, अपना पता ना लिखें और अपना अनुक्रमांक ना लिखें। इसके साथ अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी पर्सनल जो जानकारी है उसको पत्र के द्वारा शेयर न करें, जिसमें आपका मोबाइल नंबर हो सकता है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे बताया गया, नाम है, पता है, अनुक्रमांक है, पिताजी का नाम है या जो भी है वो ना लिखें। ठीक, तो आवश्यक होने पर का, खा, गा का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे नाम की जगह है तो आप का, खा, गा लिख सकते हैं। ठीक है, एड्रेस की जगह का, खा का लिख सकते हैं और बाकी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये गद्यांश है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और इस गद्यांश के कुछ प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। पूरा जो गद्यांश है इसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप अपने शब्दों में लिख दो, आराम से हो जाएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है। राजनीति की जो भाषा है इसका लक्ष्य क्या होता है, इसके बारे में वर्णन करना है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश की जो रेखांकित पंक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ रेखांकित जो पंक्तियाँ ये आप देख सकते हैं, इसके बाद ये, तो इनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कि गद्यांश जो है क्या कह रहा है। जीवन को उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना दो अलग तरह की तैयारियां हैं। ठीक है ना, इसके बाद आगे कह रहा है कि इस माने में साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या एक गहरा इस्तेमाल करता है तो वह अपनी मूल शक्ति को सीमित या कुंठित करता है। ठीक, एंड आगे कह रहा है कि राजनीति के मुहावरे में बोलते समय हम एक ऐसे वर्ग की भाषा बोल रहे होते हैं जिसके लिए भाषा प्रमुख चीज़ नहीं है, वह भाषा का दूसरे या तीसरे दर्जे का इस्तेमाल है। ठीक, और आगे यहाँ पे कहा गया है कि वह एक वह एक खास मकसद तक पहुँचने का साधन मात्र है। उसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में उस तरह की दिलचस्पी नहीं रहती है जिस तरह की साहित्य की होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे आप निबंध पूरा देख सकते हैं गद्यांश। ठीक है, लास्ट में गद्यांश और थोड़ा देख लेते हैं। और आगे क्या है कि साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे वह राजनीतिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़ फोड़ या प्रदूषण से बचा करके उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित या पुनर्स्थापित करना चाहता है। ठीक है, और आगे कहा है कि साहित्य का काम अपनी पहचान को राजनीति की भाषा में खो देना नहीं चाहता है, बल्कि उस भाषा के छदम से अपने को अलग लगभग बेगाना करके अकेला कर लेना है। ठीक है, और आगे कहा है कि एक संत की तरह अकेला के राजनीति के लिए जरूरी हो जाए कि वह बार बार अपनी प्रामाणिकता और सच्चाई के लिए साहित्य से भाषा मांगे, न कि साहित्य की राजनीति की भाषा बनकर अपनी पहचान खो दे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसके देख लिए थे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका मार्किंग है 5, दूसरा क्वेश्चन है मार्किंग 5, और जो तीसरा है जिसमें गद्यांश की आपको जो रेखांकित गद्यांश में जो रेखांकित पंक्तियाँ इनकी व्याख्या करनी है, इसके मार्क्स हैं आपको 20 और टोटल है 20 और 10 30। तो गद्यांश है 30 नंबर का। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी कहा गया, पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे एंड फिर देखते हैं उसका गद्यांश। तो इसके जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। 5 नंबर का है, इसका नाम देना है, क्या नाम हो सकता है। गद्यांश की भाषा पढ़ो और उसके आधार पर आपको नाम देना है। इसके बाद खा कहा गया है नए भारतीय समाज की
रचना की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। इसके बाद तीसरा गद्यांश सेम है कि उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण, ये जो भाई है कि आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक, व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा गद्यांश, और इसमें कहा गया है कि भारत में अपना समाज शास्त्र रचने की आवश्यकता है। इसके बाद आगे कहा है कि पश्चिम का जो समाज शास्त्र है जिस मानव केंद्रित सामाजिकता और उसकी आधारभूत क्षमता की बात करता है वह किंचित पर्याप्त है। मनुष्य एक ही जीवन सीमा नहीं है। मनुष्य जब अपने आसपास के चर अचर जीवन के साथ ओतप्रोत है, आसपास की आसपास की क्षति से जब उसकी भी क्षति होती है तो उसका दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद आगे कहा है कि यह सही है कि जिस प्रकार की तर्क प्रज्ञा मनुष्य को प्राप्त है वह अन्य प्राणी को नहीं, उस पर अन्य को भी कुछ ऐसा प्राप्त है जो मनुष्य को नहीं है। ठीक है। और आगे कहा है कि और उस अप्राप्त के प्रति मनुष्य को श्रद्धा होनी चाहिए और हमारा संगठन उनकी सत्ता को नकार कर या हेय मानकर होगा। ठीक है। और फिर आगे यहाँ कहा है जैसा पिछले 300 वर्षों से प्राप्त हुआ है तो यह जितनी उनकी क्षति करेगा उससे अधिक मनुष्य की क्षति होगी। ठीक है। और इस प्रकार से आप गद्यांश देख सकते हैं। एंड लास्ट में हम देखते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। समता इस प्रकार एक एकत्व है। समता एक एकत्व है। एकत्व बुद्धि है, बराबरी नहीं है, क्योंकि पृथकत्व के बिना बराबरी की बात ही नहीं सोची जा सकती है। दो वस्तुएं अलग होंगी और तभी वे बराबर या गैर बराबर दिखेंगी। जब एक तो फिर बराबरी या गैर बराबरी का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। तो दो गद्यांश है, दोनों गद्यांश को सेम नंबर दिए गए हैं। ठीक है। 5 मार्क्स और 20 मार्क्स, ऊपर भी 30 थे और नीचे में भी 30 हैं। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में का और खा दिया गया है। तो यहाँ पे अधिसूचना के बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है, किसे कहते हैं, और आगे कहा है कि हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है और उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार कीजिए। मतलब यहाँ पे बात की जाए अधिसूचना के बारे में, तो अधिसूचना जो दी जाती है ना गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आपका एक प्रारूप देना है। ठीक है। एंड वही दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्र किसे कहते हैं उसकी एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद जिलाधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक प्रारूप परिपत्र का प्रारूप तैयार करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बारे में लिखना है और उसके बाद प्रारूप तैयार करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि बन मतलब विलोम शब्द लिखने हैं। तो 10 नंबर के हैं और 10 विलोम शब्द हैं, इनको सबको विलोम शब्द लिखने हैं, जिसमें विपन्न है, महत्ता है, स्तुत्य है, सद्भाव है, विरल है, शीर्ष है, समष्टि है, फिर अपराधी है और अवशेष है, एकत्र है। ठीक है। इस प्रकार से इनके विलोम शब्द लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि का है फिर खा है। ठीक है। का में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रयुक्त शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश दीजिए। तो इनके बाद उपसर्ग लिखने जैसे उद्ग्रीव है, दुर्दशा है, निमीलित है, निश्चल और लास्ट है अत्यंत। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें प्रत्ययों के बारे में लिखना है आपको। दोनों 5-5 में है, 5 है यानी कि 10 नंबर में लिखना है, जिसमें देव है, पूज्य है, कौंतेय है और पौराणिक और दंतालु। ठीक, इन प्रत्यय लिखना है। एंड 6 क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पे 5 हैं। ठीक है। और 10 नंबर के, मतलब प्रत्येक 2 नंबर का है और इसमें एक शब्द लिखना है। जैसे जो जुड़ा या मिला ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या है। इसके बाद आगे है अपना पेट भरने वाला, क्या है। इसके बाद जिस पर विश्वास किया जा सके, ये है। इसके बाद है जिसका रोकना कठिन हो। ठीक है। तो इसको लिए आपको एक शब्द देना है। और तैर कर पार करने की इच्छा वाला, तो इसके लिए आपको एक शब्द लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 7 का और इसमें कहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिए गए और ये कुछ गलतियाँ हैं इनमें थोड़ी थोड़ी। ठीक है। इनको शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगला है कि दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। ठीक है। और आगे तुम कौन गांव में रहते हो। ठीक है। और आगे है यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। और नेक्स्ट है प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर खा में कहा गया निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए। ठीक है। जैसे अनुसुईया है,
और मतलब इन जो शब्द हैं ये थोड़ी सी वर्तनी की दृष्टि से थोड़ी गलत हैं, इनको शुद्ध लिखना है। जैसे प्रज्वल है, ठीक है, कृतांगिनी है, और इसके बाद मध्याह्न है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8वां है और इसमें कहा गया है, इसमें मुहावरों को आपको लिखना है, ठीक है, उनके अर्थ लिखने और उनके व्याख्याओं को प्रयोग भी करना है, ठीक। तो इनकी जो मार्किंग है ये थोड़ी सी दब गई है। यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है, पहले में कहा गया है कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, ठीक है। चूहे की जो चमड़ी है इसके नगाड़ा नहीं बनता है। तो इसका अर्थ देना है और इसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग करना है। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, ठीक। इसके बाद दाल भात में मसूर चंद। इसके बाद सॉरी, इसके बाद है एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। इसके बाद अधजल गगरी छलकत जावे। फिर लहू के आंसू पीना। और आगे ये तो इजी है, आराम से कर सकते हो। मीठी छुरी चलाना, 99 के फेरे में पड़ना, और जवाब में लगाम न देना, ठीक है। जवाब में लगाम न देना बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बोलने। मीठी छुरी चलाना, ठीक है, और जैसे लहू के आंसू पीना बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। और इन सबको करने के लिए आपको केवल एक काम करना है, और वो है सामान्य हिंदी के PYQ। केवल आपको एक काम करना है, PYQ देख लो, जितने भी लगभग 5 साल पुराने तक के PYQ देख लो, ठीक है। इतना काम कर लो, सामान्य हिंदी का पेपर आपका 100% निकल जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जितने भी टॉपर्स हैं वो यही कहते हैं, इस पेपर के लिए केवल आपको PYQ देख लो, ठीक है, और आराम से हो जाएगा। बात की जाएगा निबंध पेपर की, तो निबंध के पेपर में आप GS पेपर 1, 2, 3 और 4 इन चारों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो निबंध के लिए आपको निबंध की स्ट्रेटजी को देख लेना है कि निबंध को किस प्रकार से लिखना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो निबंध आप आराम से कर सकते हैं इन GS पेपर 1, 2, 3, 4 के बदौलत, ठीक है। और GS पेपर निबंध जो है, निबंध में मैं बता देता हूँ आपको। निबंध का जो पेपर है, सबसे पहले इंट्रो लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी लिखनी होती है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना होता है। इंट्रो में जब भी आप स्टार्ट करें तो कोशिश करें किसी उदाहरण के साथ स्टार्ट करें, जो कोई कोट है उसके द्वारा स्टार्ट करें। हिस्ट्री में कोई इस प्रकार की घटना घटी है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई शॉर्ट स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार लिखता हूँ। जब भी बॉडी की बात करें तो बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में ये मान के चलते हैं जितने भी टॉपर्स हैं कि आप जब भी लिखें तो पैराग्राफ चेंज करके लिखें, नंबरिंग के साथ आप निबंध को बिल्कुल भी ना लिखें, इस प्रकार की निबंध ना लिखें। इसके बाद बात की जाए बॉडी में, ठीक है। बॉडी में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से लिख सकते हैं, आलोचनात्मक ढंग से भी लिख सकते हैं। और बॉडी में जब भी हम निबंध लिखने हैं ना तो कई एक पहलू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कोई घटना घटी है तो उसकी जो घटना है, अगर मान के चलते हैं जैसे स्टेट लेवल पर घटी हुई है या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, इस प्रकार की कोई घटना है, इन तीनों लेवल पे आपको बात करनी है, ठीक है। एंड बात की जाए कंक्लूजन की, ठीक है, तो कंक्लूजन हमेशा हमेशा और हमेशा आपको पॉजिटिव ही लिखना है। कंक्लूजन को हमेशा पॉजिटिव लिखना है और कोशिश करना है कि आपने जितना भी लिखा है उस सारे के सारे निबंध को आप थोड़े से शब्दों में लिख दें, ठीक है। हालांकि जो निबंध PCS का निबंध है वो 750 शब्दों में लिखना होता है, और बाद में जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट वाला है, वो 150 से 200 शब्दों में लिखें और पॉजिटिव लिखें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट टाइम पे मैं आपको कह देता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे जाएं, देखें किस प्रकार की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। और EPPCS 22 वाला तो हो गया, 23 वाला अगर देने की प्लानिंग है आपकी तो प्लीज़ इन सारी वीडियो को देख लें। मेंस के पर्पज़ के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे जो UPSC के टॉपर्स हैं उनकी वीडियो मैंने एनालिसिस की हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।